स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी का प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर, जहां से हर बार क्या होता है कि पहला चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरी तरीके से एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा दिन इसी चैप्टर का एक वीडियो आएगा जो पीपीटी नोट्स में आएगा, जहां से सिर्फ क्या होगा कि पॉइंट आपको क्या किया जाएगा, समझा जाएगा। तो चलिए आज आप क्या करें, धैर्य बनाकर रखें। 1 घंटा का क्लास होगा, पूरी तरीके से जहां से सवाल आएगा पूरी तरीके से सवाल आपको बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों को ये जो टॉपिक है ना, लिखा हुआ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। क्या लिखा हुआ? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, ये जानते होंगे। देखो, सबसे पहले बात अगर बात करेंगे हम लोग कि अर्थव्यवस्था है क्या, है ना, एवं इसके विकास के इतिहास। अर्थव्यवस्था बोलते हैं जब कोई मनुष्य कोई भी कार्य कर करके अपना जीवन यापन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थ का मतलब ही होता है रुपया या धन, व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम, है ना। तो किस पद्धति या किस सिस्टम के माध्यम से हम लोग किस तरह का रुपया कमाएंगे, तो इस चैप्टर में आपको क्या करें, इससे बात परिचित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन, यहाँ से सवाल देखें कैसे बनता है। और इकोनॉमिक्स में 5 से 6 चैप्टर है, क्लास 10th है बिहार बोर्ड का। जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहला ही चैप्टर से पूछता है, तो इसलिए आप धैर्य बना के रखें। यहाँ लिखा हुआ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। देखिए, पहला पॉइंट है क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कई दिन की संरचना नहीं है। ये जो भारत की अर्थव्यवस्था इतना बड़ा जो देख रहे हैं, ये क्या कोई एक दिन का मामला है? नहीं, एक दिन का मामला नहीं है, कई दिन की प्रयास है। आपको मालूम होगा, यहाँ से पॉइंट बनेगा 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या होता है, आजादी मिलती है। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले लगभग भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों को गुलाम था। कितने वर्षों तक अंग्रेजों को गुलाम था? तो 200 वर्षों तक भारत क्या है, अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ से आपको पॉइंट बनेगा, है ना, अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय भारत को क्या कहा गया था, सोने का चिड़िया कहा जाता था। यानी जो अंग्रेजों का गुलाम था 200 वर्षों तक, तो उस समय क्या कहा गया था, भारत को जो है ना, अंग्रेज सोने का चिड़िया कहा जाता था। यह बात हमें क्या याद रखना है। तो भारत को क्या कहा जाता है, सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इस सोने की चिड़िया, सोने का चिड़िया से मुराद है जहां पर क्या होता है कि धन दौलत खजाना वगैरह पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोने का चिड़िया। तो इस सोने के चिड़िया को क्या किया, अंग्रेजों ने हमारे देश पर भरपूर इनका शोषण किया। शोषण का मतलब होता है कि हमारे देश से खनिज वगैरह क्या करता है, वो अपना देश लेकर के चले जाता है, उसी को बोलते हैं शोषण करना। तो कितने वर्षों तक शोषण किया? 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश को शोषण किया था। तो उस समय भारत को क्या कहा गया था, सोने का चिड़िया कहा जाता था। यह पॉइंट हमें क्या करना, याद रखना। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से हमारे देश को क्या करता है, गुलाम बनाता है। इस गुलामी की वजह से हमारे देश के, चाहे आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, हर तरह से हमें क्या करता है, गुलाम बना देता है अंग्रेज। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इसी गुलामी को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ क्या चीज है, अर्थव्यवस्था का परिचय। तो अर्थव्यवस्था यहाँ ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बना लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट, यहाँ एक वर्ड होगा उपनिवेश, है ना, एक वर्ड आएगा उपनिवेश और एक होगा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद होगा, समझे, दो वर्ड है, उपनिवेश और एक होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेश बोलते हैं क्या कि जब कोई शक्तिशाली देश या कोई ताकतवर देश या कोई बड़ा देश किसी कमजोर या छोटे देश पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से क्या करता है, उस देश पर अधिकार कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या गुलाम बना लेता है, उसी को बोलते हैं उपनिवेश बोलते हैं। और जो उपनिवेश बनाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद बोलते हैं। क्लियर है? तो कई बार पूछा हुआ है कि उपनिवेश क्या है, उपनिवेश को परिभाषित करें। तो यानी उपनिवेश का अर्थ यही होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश या ताकतवर देश किसी कमजोर या छोटे देश पर आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है और वहां के लोग गुलाम बन जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिवेश बोलते हैं। और जो उपनिवेश बनाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। जैसे अंग्रेजों ने भारत को क्या किया, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज ने क्या किया, भारत को उपनिवेश बना करके रखा। अब जानते होंगे, तो यहां से आपको क्या होगा, पॉइंट बनेगा। बस यह पॉइंट में यही दिया हुआ है, कितने वर्षों तक अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया, 200 वर्षों तक क्या क्या उपनिवेश बनाया था। अब देखिए, यहाँ उपनिवेश का डिफिनेशन दिया है कि उपनिवेश है क्या। यहाँ लिखा हुआ उपनिवेश,
जब कोई देश किसी बड़े या समृद्धशाली का मतलब विकसित राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक व्यवसायिक कार्यों का निर्देश एवं नियंत्रण शासक देश का होता है। शासक देश का मतलब जो गुलाम बना करके रखता है। तो यही आपको डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को आप क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या नहीं तो अभी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जिनको चाहिए कि नोट्स है तो आपको मिल जाएगा कि उपनिवेश क्या होता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो आएगा, अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में यूं जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन हम लोग पहले दे दिए थे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है कि जब भी मनुष्य कोई भी कार्य कर करके अपना जीवन यापन या अपना आजीविका, जिसे हम लोग बोलते हैं रोजी रोटी चलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिवेश बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कोई लोग क्या करता है, खेती बाड़ी कार्य करता है, कृषि से रिलेटेड हो गया, या कोई उद्योग से रिलेटेड कार्य करता है, या नहीं तो कोई लोग क्या करता है, तृतीय कार्य अर्थात सेवा क्षेत्र से कार्य करता है। समझे बात को? तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से कार्य करता, यही आपका क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था का पहले डिफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं, उन डिफिनेशन को आप यहाँ क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो कई कई व्यक्तियों ने डिफिनेशन अलग अलग दिए हैं। तो अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन क्या होता है कि जब भी मनुष्य कोई भी कार्य करके अपना जीवन यापन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था को क्या किया है, तीन भागों में उनको क्या क्या बांटा गया है, तीन क्रिया में बांटा गया है। तो इन्हीं तीनों को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ध्यान दोगे, देखिए यहाँ है क्या है, एक होता प्राथमिक क्षेत्र, है ना। आर्थिक क्रिया को क्या क्या है, यहाँ एक वर्ड है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। आर्थिक क्रिया, एक मिनट, है ना, आर्थिक क्रिया बोलेंगे इसको। तो इस आर्थिक क्रिया का मतलब ही होता है कि जो कोई भी कार्य करता है तो उसको हम लोग आर्थिक क्रिया बोलेंगे। तो इस आर्थिक क्रिया को तीन भाग में बांटा गया है। एक होता प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे इसी को, प्राथमिक क्षेत्र, इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। एक होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, है ना, द्वितीयक क्षेत्र बोलेंगे इसी को, द्वितीयक क्षेत्र होगा। और एक होता है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र हो गया आपका। क्लियर है? तृतीयक क्षेत्र यहां से संबंधित पॉइंट रहेगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी को जो ना उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना, उद्योग क्षेत्र के नाम से। इसी तरह इसको बोलते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र से, है ना, सेवा क्षेत्र के नाम से जानेंगे। यह बात हमें क्या करना है, याद रखना है, सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, तो इसी तरह क्या हो गया आपका उद्योग क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, देखो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति क्या होता है, कृषि से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। अब कृषि से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे पशुपालन होता है, जैसे आखेट होता है, जैसे खनन हो गया, जैसे मत्स्य पालन हो गया है, पशुपालन हो गया है, यह सब आपका क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र। यानी जो किसान से संबंधित कार्य होता है, यानी जो किसान से रिलेटेड कोई भी कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन हो गया, है ना, पशुपालन हो गया। इसी तरह मुर्गी पालन हो गया, आपका मुर्गी पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। एक होता है आखेट, जिसको हम लोग बोलते हैं शिकार बोलते हैं। एक होगा खनन होगा, खनन का मतलब होता है खुदाई करना, जमीन से क्या करना, तेल वगैरह या कोयला वगैरह निकालना। तो ये सब आपका क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसी तरह आपका एक होता है उद्योग क्षेत्र, द्वितीयक क्रिया। देखो जब कोई भी लोग क्या करता है, खेती बाड़ी करता है, तो इस खेती बाड़ी को, ये जहां हम लोग फसल का उत्पादन होगा, अब इस फसल को और अधिक कीमती बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उद्योग में लेकर के जाते कि नहीं जाते हैं। तो इस वजह से ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद हम लोग क्या करते हैं, उद्योग पर बात करेंगे। देखिए उद्योग कई तरह के होते हैं। तो एक होता है क्या चीज, छोटे पैमाने का उद्योग होता है, एक मध्यम पैमाने का उद्योग होता है, एक होता है बड़े पैमाने जो बोलते हैं वृहद पैमाने का उद्योग होता है। तो कोई भी उद्योग होगा तो वो होगा उद्योग से संबंधित कार्य होगा, उद्योग बोलते हैं फैक्ट्री कारखाना। इसी तरह एक होता है सेवा क्षेत्र, सेवा का मतलब क्या होता है, यानी तृतीयक क्षेत्र।
सेवा क्षेत्र का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति को रुपया पैसा के बदले कुछ ना मिले, लेकिन अनुभव हो कि हमें कुछ मिल गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या होगा। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका अस्पताल हो गया, है ना, अस्पताल पर सरकार ने ध्यान दिया, खेती बाड़ी पर ध्यान दिया। इसके बाद खेती बाड़ी जब अच्छे से होने लगा तो सरकार ने क्या किया, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग पर ध्यान दिया, और तृतीय पर क्षेत्र पर यानी अस्पताल वगैरह पर। इसके बाद होगा आपका यहाँ स्कूल हो गया, है ना, स्कूल हो गया आपका, कॉलेज हो गया, इसी तरह आपका सड़क हो गया, है ना, सड़क परिवहन बोल देते हैं हम लोग, सड़क परिवहन हो गया। इसी तरह इसमें होगा बैंक हो जाएगा, बैंक हो भी इसी यही सब क्षेत्र में आते हैं। बैंक के अलावा अगर चले जाएंगे और बहुत सारे हैं, है ना, रेल वगैरह हो जाएगा, रेलवे हो गया। ये सब क्या होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। देखिए ये सब कब ध्यान दिया था, आप उनको थोड़ा सा समझो। भारत 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुई थी, तो भारत में सबसे ज्यादा समस्या यह उत्पन्न हुई कि भारत के लोगों को किस तरह का रोजगार दिया जाए। लोगों को भूखो यानी भूखे पेट रहते हैं तो उन्हें कैसे जो है ना उनके अनाज घर घर तक पहुंचाया जाए। तो सरकार ने क्या किया, एक योजना बनाया था। जैसे हम लोग क्लास 10 तक का है तो एक साल का योजना होता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो भारत सरकार ने 15 अगस्त 1947 के बाद देश को भूखमरी से दूर कराने के लिए, लोगों को रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं। समझ बात को, एक प्लानिंग बनाते हैं, उसको हम अच्छा से समझा देते हैं। एक योजना बनाते हैं, उनको समझो, योजना बनाते हैं। और ये योजना कब बनता है, तो याद रखोगे 15 मार्च, है ना, 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा एक योजना बनाया जाता है। अब योजना इसलिए बनाया जाता है ताकि देश को क्या किया जाएगा, डेवलप करवाया जाएगा। योजना बनाया जाता है, और यह योजना कहा जाता है कि कितने वर्ष के लिए बनाया जाएगा, तो कहा कि ये योजना जो है ना 5 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। कितना, 5 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। इस वजह से इसी हम लोग 5 वर्ष की योजना को बोलते हैं पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, इसी को पंचवर्षीय योजना, है ना, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग बोलते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि पहला जो देश आजाद हुआ है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखा कि खेती बाड़ी, लोगों को जो अनाज की व्यवस्था कराना था। इसलिए सरकार ने क्या किया, 1951 से 1956 तक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलता है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 यानी 1951 से 1956 तक चलता है। इसमें सरकार ने क्या किया, यानी प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं जिसे खेती बाड़ी से संबंधित ध्यान दिया। यानी देश की जीडीपी का लगभग 50% से अधिक रुपया क्या किया, खेती बाड़ी में। अर्थात क्या हुआ, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, आखेट खनन आदि पर सरकार ने क्या किया, खर्च किया। देखते ही देखते 5 साल के अंतर्गत क्या होता है कि पूरी तरह से हर लोगों के घर तक अनाज पहुंचना, लोगों की स्थिति सुधर गई। लेकिन अब लोगों देश को और डेवलप कराने के लिए सरकार ने क्या किया, दूसरा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग चलता है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो 1956 से लेकर के 1961 तक जो है ना दूसरी पंचवर्षीय योजना चला। इसमें सरकार ने कहा कि खेती बाड़ी से तो लोगों को पेट तो भर गया, लेकिन रोजी रोटी तो चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, उद्योग यानी फैक्ट्री पर क्या किया, ध्यान दिया। 1956 से लेकर के 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चला, यानी 5 साल तक देश का अधिक से अधिक रुपया फैक्ट्री कारखाना पर सरकार खर्च करने लगा। और ऐसा हुआ कि लोगों को फैक्ट्री कारखाना बहुत खुला, लोगों को रोजगार मिला। जब रोजी रोटी मिला तो वहां पर क्या हुआ, अलग अलग जो है ना सामानों का उत्पादन होने लगे। समझे बात को। अब कोई भी सामान का जब उत्पादन होगा तो उनको जो है ना जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा क्या कि अब हमें क्या करना चाहिए, सेवा क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात 1961 से 1966 तक क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना चला। तो 3 पंचवर्षीय योजना कम से कम यह याद रखिएगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हम यहां लिख देते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टूडेंट कब से कब, यानी 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। तो इसमें सरकार ने क्या किया, विशेष तौर पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़क परिवहन, बैंक, रेलवे ईटीसी पर क्या किया, ध्यान दिया। इससे ये हुआ कि हमारे देश जो है क्रमबद्ध तरीके से डेवलप हुआ और देश हमारा प्रोग्रेस करते हुए चले गया।
ये जब शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति है ना, तो वो होते हैं कौन, हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या किए थे, शुरुआत किए थे। क्लियर है, यह हम आपको क्या है पूरी तरीके से बतला दिए। अब ये योजना जो बनाया था ना, इस योजना से संबंधित कुछ पॉइंट आएगा कि यह इस योजना का पूरा नाम था योजना आयोग, है ना, योजना आयोग। तो योजना आयोग कब बनता, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अच्छा, योजना आयोग को जो ना एक अध्यक्ष होता है, यहां से सवाल आएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर, यानी जो भी योजना प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो पहली बार जो योजना आयोग का अध्यक्ष बनते हैं, इसका नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर है। जबकि पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं तो इनका नाम होता है इंदिरा गांधी, हमारे देश की पहली बार योजना आयोग के अध्यक्ष बनती हैं। लेकिन हुआ क्या कि 2014 ईस्वी को, आप जानते होंगे कि 2014 ईस्वी को भारत में क्या होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आती है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि जो है ना, इस योजना आयोग का नाम बदल करके क्यों ना दूसरा योजना बना दिया जाए। कहा कि ये योजना जो ना एक कांग्रेस का योजना है, तो हम अपना योजना शुरुआत करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया। कौन सा आयोग, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग रख दिया। तो यहां से प्रश्न आएगा कि योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रखा, तो नीति आयोग रखा गया था। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, है ना, 2015 ईस्वी, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग रख देता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री वर्तमान समय में हमारे देश के जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, वही अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद इस योजना आयोग, जैसे कोई आंगनबाड़ी वगैरह में देखेंगे या स्कूल वगैरह में देखते हैं, तो स्कूल में टीचर वगैरह क्या कहता है, कोई काम सही से कर रहा है या पढ़ा रहे या नहीं रहे, तो इसकी निगरानी करने के लिए वीडियो वगैरह या कोई पदाधिकारी आते हैं समय समय पर। वैसे ही योजना आयोग का देख रेख करने के लिए क्या किया, सरकार ने एक और आयोग बनाया जिसका नाम रखा राष्ट्रीय विकास परिषद। इस राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन होता है, इस राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को सरकार ने क्या करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है। कब करता है, तो याद रखना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एनडीसी, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर है। तो यहाँ से बहुत सारे आपका पॉइंट बनने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला थोड़ा सा और समझ जाइए। यहाँ देखिए, अभी क्या होता है कि जैसे 13वीं पंचवर्षीय योजना है, 2007 से लेकर के 2011 के बीच क्या होता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना हुआ। 2012 से 2017 के बीच क्या होता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है। तो इस योजना को भी आप क्या कर सकते हैं, याद रखिए, ताकि जो ना आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, समझ में आएगी बात को। यही आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कि जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना है, यह है प्राथमिक क्षेत्र है, इसके बाद ये है द्वितीय क्षेत्र है, और ये है क्या, तृतीय क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि है, पशुपालन आ गया, वन हो गया, मछली पालन हो गया। जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग हो गया, निर्माण उद्योग, गैस बिजली हो गया, इसी में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़ी उद्योग, यानी उद्योग से रिलेटेड हो जाएगा। जबकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं, जैसे बैंक हो गया, परिवहन होता, संचार हो गया, व्यापार हो गया, अन्य सेवा बहुत सारे हैं। तो ये सब सारा नहीं दिया है। तो यह आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, जो हमने पहले बताई वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या जाइएगा, तो यहाँ डिफिनेशन दे दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, है ना, प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, है ना, इसके अंतर्गत क्या होगा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं का प्राप्त करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज होगा, निर्माण हो गया, जीवन उपयोगी सेवा जैसे गैस, बिजली इत्यादि आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा, बैंक, बीमा जिसको हम लोग LIC बोलते हैं, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो हम पहले ही आपको क्या किए हैं, अच्छा से समझा दिए थे, बस यही लिखा हुआ था।
चलिए खैर, अब यहाँ से जब समझ में आ गया है तो अगला पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान देना है। यह लिखा हुआ पूरी तरीके से कि जब भारत देश की आजादी हुई थी उस समय ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में 58%, आज जो मात्र 7% ही खर्च करते खेती बाड़ी में। पहली बार जब देश आजाद हुआ तो उस समय 58% रुपया खर्च किया था, लेकिन 2007 में 22%। द्वितीय क्षेत्र में 1947 को 14%, आज 22%। तृतीय क्षेत्र पर उस समय 23%, आज देखिए 56%। आज जो ज्यादातर जो है ना देश में क्या होता है, देश को जो योगदान देते हैं वो तृतीय क्षेत्र देते हैं। देखो सवाल यहाँ से कैसे बनेगा कि पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं या किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए, क्योंकि सुनी होंगी भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि पर डिपेंडेंट है। लेकिन वो कृषि जो ना देश को इतना डेवलप नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र में कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन देश में ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, डेवलप करवाता है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक ट्रेन आपको क्या कीजिए किसी शहर से चलाइए तो उम्मीद करते हैं कि 2-3 गांव मिल करके के वो एक महीना में नहीं कमाएगा जितना एक ट्रेन जो ना चलने के बाद वो कमा लेगा। समझ बात को। तो इसीलिए जो है ना सेवा क्षेत्र जो ना क्या करता है, अभी देश में ज्यादातर योगदान देते हैं। लेकिन पूछेगा सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में कार्य में लगे हुए हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट है, समझिए अच्छा वाला पॉइंट है। अब देखना है क्या चीज, भारतीय अर्थव्यवस्था को यहां लिखा हुआ है जो है उसी को हम लोग बात करेंगे। अगला क्या लिखा हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्यतः कितने भाग में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भाग में कौन कौन सा है, तो यहां लिख देते हैं यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को अगर बात करेंगे, अर्थव्यवस्था को सामान्यतः क्या है 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन सा है, उन तीनों भागों को हम लोग जानेंगे। एक होता है क्या चीज, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद एक होता है आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्लियर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहां पूरा लिख देते हैं। तो यानी अर्थव्यवस्था को क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान देकर के सुनिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है उनको समझो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं या ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां कोई भी चीज का उत्पादन होगा, यानी जिस देश में कोई भी चीज का उत्पादन होगा इसका मालिक सरकार नहीं होगा, बल्कि उनका मालिक जो ना एक निजी कंपनी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे एज एग्जांपल मान लीजिए कि यह है ना कोई एक देश है। अब यहाँ पर क्या था, बहुत सारे चीज का उत्पादन हो रहा है। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है ना, यहाँ पर कोयला का उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, गैस का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर मान लीजिए क्या है, और यानी अभ्रक का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए क्या सोना का उत्पादन होता है। तो इसका मालिक जो है ना बल्कि सरकार नहीं होता है, यानी प्राइवेट कंपनी उनके मालिक होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन पूछता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का, कोई भी चीज का उत्पादन होगा उस देश का, तो उनका मालिकाना हक, है ना, इनका स्वामित्व जिसको बोलते हैं, वहां निजी व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर से इसका डिफिनेशन सुनो, याद करो, इसको लिख लो कि वैसी अर्थव्यवस्था जिस देश में कोई भी चीज का उत्पादन होगा उसका मालिक जो है ना निजी कंपनी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उम्मीद करते हैं यहां आपको समझ में आ गया है। तो यह एक देश है अमेरिका। अमेरिका में सुने होंगे कि अमेरिका में कोई भी चीज का उत्पादन होता है तो उनका मालिक सरकार नहीं होता है। हाँ, सरकार थोड़ा मात्रा में होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी उनके मालिक होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर कोई भी चीज का उत्पादन होगा उनका मालिक कौन होंगे, निजी व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे एज एग्जांपल एक बात दिखाते हैं, अमेरिका, है ना, अमेरिका में क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इनके बाद जापान में आपका क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
अब ये एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है उनको जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर कोई भी चीज का उत्पादन होगा ना, उनका मालिक निजी व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, सरकार होते हैं। सरकार का मतलब होता है समाज, समाज का मतलब होता है सरकार। अर्थात जो है ना, सरकार किन के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और यहाँ पर निजी लाभ के लिए काम करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें सरकार जो ना लोगों की मदद करने के लिए कार्य करते हैं। मान लीजिए यह देश है, अब इस देश में कोई भी चीज का उत्पादन हुआ, पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है, कोयला का उत्पादन हो रहा है ना। इसके बाद मान लीजिए कोई अभ्रक का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर गैस का उत्पादन हो रहा है, और बहुत सारे चीज का उत्पादन हो रहा है। तो इनका मालिक जो है ना, बल्कि निजी व्यक्ति नहीं होता। हाँ, निजी व्यक्ति कम मात्रा में होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी मालिक जो है ना सरकार होते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे रूस में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है। चीन में आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस देश का उत्पादन का मालिक या उत्पादन का स्वामित्व सरकार होते हैं या निजी व्यक्ति नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसी तरह एक होता है मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्थात जहां पर जिस देश का कोई भी चीज का उत्पादन होगा, उनका मालिक सरकार भी होते हैं, उनका मालिक निजी व्यक्ति होते हैं, उनको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हमारे देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। भारत में देखे होंगे क्या होता है कि कोई भी चीज का उत्पादन होते हैं ना, जैसे हम लोग देखे होंगे प्राइवेट कंपनी का कोचिंग भी है, तो इसके बाद सरकारी भी स्कूल कॉलेज देखे होंगे, प्राइवेट अस्पताल भी है तो सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं तो सरकार भी अपना तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था होता है, क्योंकि वहां पर सब लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन पूंजीवादी में देखिए सिर्फ क्या होता है, पूंजीपति लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, नॉर्मल लोग जो ना पीछे चले जाते हैं। समाजवादी में क्या होता है कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए सरकार अपना क्या करता है, काम करते हैं। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था है, जहां उत्पादन का कोई भी चीज का मालिक होगा, सरकार भी होंगे और निजी व्यक्ति दोनों होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं समाजवादी, सॉरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो ये याद रखिएगा। तो अर्थव्यवस्था का 3 भागों में बांटा गया, बस यही अर्थव्यवस्था आपका यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का मालिक निजी व्यक्तियों के पास होता है ना, निजी व्यक्ति के पास होता है। इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया निजी लाभ के लिए करते हैं। इसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिक दोनों होता है, सरकार भी होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीपति भी लोग होंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिफिनेशन को याद रखेंगे। यहाँ इसके बाद जो ना कुछ डिफिनेशन, उस डिफिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके जानेंगे। समझ में आई बात को? देखिए पहला है, यहाँ पर कुछ डिफिनेशन याद रखना है। एक होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, है ना, मौद्रिक विनिमय, है ना, विनिमय प्रणाली बोलते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली होता है, एक बार बुक को आपको पढ़ लीजिएगा। एक होता है सतत विकास होता है ना, याद रखिएगा, सतत विकास होगा। कुछ डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को याद रखिएगा। सतत विकास हो गया। और एक होता है आपका समावेशी विकास बोलते हैं उसी को, समावेशी विकास होगा। तो चलिए इन तीनों डिफिनेशन को हम लोग अच्छा तरीके से जानते हैं। पहले होता है क्या चीज, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, है ना, मौद्रिक बार्टर सिस्टम बोलते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? देखिए आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव वगैरह में देखे होंगे कि अक्सर और बेशतर लोग क्या करते थे, गांव वगैरह में कोई बर्फ बेचने वाले आते थे, समझ बात को। तो उन्होंने क्या करता था, चावल लेकर के जाते थे और बर्फ वाले को चावल दे देते थे और बर्फ खरीद करके लेकर के चले आते थे। तो खरीदते ना, या नहीं तो कोई लोग क्या करते, गेहूं लेकर के दुकान गए, इसके बाद बिस्किट वगैरह के लेकर के चले आते थे। तो वैसे ही प्राचीन काल में, आज से कई साल पहले क्या होता था, जब रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग अपनी आवश्यकता को यानी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रुपया के बदले सॉरी यानी वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे। यानी चावल के बदले गेहूं लेते थे, गेहूं के बदले आटा लेते थे, आटा के बदले लोहा लेते थे, लोहा के बदले कपड़ा लेते थे। उसको हम लोग क्या बोलते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं।
वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? यानी वस्तु विनिमय प्रणाली यानी जब लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, जब लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तु के बदले वस्तु खरीदता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। उम्मीद करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली आप समझ में आ गए होंगे। समझ में आई बात को? वस्तु विनिमय प्रणाली तो वो पहले चल रहा था, यानी गेहूं के बदले चावल खरीदना, चावल के बदले आपको क्या खरीदिए? आटा खरीदिए, आटा के बदले आप क्या कीजिए? कपड़ा वगैरह खरीदिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मौद्रिक विनिमय, सॉरी वस्तु विनिमय प्रणाली। ये डिफिनेशन थोड़ा ये हो गया, मिस्टेक हो गया जी, है ना, एक मिनट। उसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली लिख देते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। कौन सा? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलेंगे, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। अब वर्तमान समय में क्या होता है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली है, वर्तमान समय में मौद्रिक विनिमय प्रणाली है, ये याद रखिएगा। वर्तमान समय में मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का मतलब जब लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मुद्रा के बदले वस्तु लेते हैं, वस्तु के बदले मुद्रा लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली बोलते हैं। क्लियर है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? जब लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वस्तु के बदले वस्तु लेता है, और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में जब लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मुद्रा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले मुद्रा लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक होता है क्या चीज आपका है? सतत विकास है। कौन सा विकास होता है? सतत विकास, उनको जानते हैं सतत विकास, है ना, सतत विकास है आपका, उनको थोड़ा सा इस डिफिनेशन को याद रखिएगा। देखिए, सतत बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सतत विकास का मतलब क्या होता है? ऐसा विकास, जैसे आप पहले ग्रामीण स्तर पर चलिए, अपने अपने पिता को देखिए, सब लोग, आपके पिताजी क्या करते हैं? कोई घर वगैरह बना रहे हैं या कहीं जमीन खरीद रहे हैं, तो बल्कि ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी जरूरत को पूरा होगा, बल्कि आपकी जो है ना जरूरत को पूरा करते, आपको यानी अपना जरूरत को पूरा करने के साथ साथ आने वाला जो नस्ल है उनकी भी जरूरत को ध्यान में रखते हैं। जैसे जमीन खरीद रहे हैं या कोई पेड़ वृक्ष वगैरह लगा रहे हैं, क्या सिर्फ उन्हीं की जरूरत पूरा होगा? नहीं नहीं, उनका भी जरूरत पूरा होगा, आने वाला नस्ल का भी जरूरत को पूरा होगा। तो उसको बोलते हैं सतत विकास, यानी ऐसा विकास जो हमारी भी जरूरत को पूरा करे और आने वाला जो नस्ल है उनकी भी जरूरत को पूरा करे, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास बोलते हैं। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी हमेशा चलने वाला। जैसे पानी है, पानी हमारे लिए जरूरत है, आने वाला नस्ल के लिए भी जरूरत है, पेड़ पौधा हमारे लिए भी जरूरत है, आने वाला नस्ल के लिए भी जरूरत होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। तो ऐसा ही विकास होना चाहिए, अगर ऐसा विकास नहीं होता तो देश हमारा क्या होगा? ठप पड़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं सतत विकास, यानी ऐसा विकास जो हमारी जरूरत को पूरा करे और इनके साथ साथ आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो बच्चे हैं, आने वाला जो पीढ़ी है, उनकी भी जरूरत को पूरा करे, उसी को बोलते हैं सतत विकास बोलते हैं। इसका डिफिनेशन भी याद रखिएगा, इस डिफिनेशन को भी पूछता है। एक होगा आपका जो है ना समावेशी विकास बोलते हैं, समावेशी विकास बोलेंगे, याद रखिएगा, समावेशी विकास बोलते हैं इसको हम लोग, समावेशी विकास। देखिए, समावेशी विकास क्या होता है स्टूडेंट? फिर से हम लोग बात करते हैं गांव। चलो, गांव में देखिएगा, किसी भी गांव है, अब ये गांव है, मान लीजिए गांव है, अपना गांव है, आप यहाँ क्या होता है? गरीब भी रह रहे हैं, अमीर लोग भी रह रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? ब्राह्मण जात के लोग रहे हैं, क्षत्रिय जात के भी लोग रहे, और मुसलमान में अलग अलग बिरादरी के लोग रहे। अब मान लीजिए कोई लोग क्या हुआ, एक गोपाल नामक व्यक्ति है ना, गोपाल नामक व्यक्ति है, जो क्या हुआ, इस गांव का मुखिया बन गया। मान लीजिए इस गांव का नाम ए है, ए नामक गांव का मुखिया कौन बन गया? गोपाल बन गया। अब गोपाल का दायित्व तो ये है, भले ही गोपाल को सभी लोग मत नहीं दिए हैं, बल्कि गोपाल का दायित्व है कि गोपाल जो है ना ए नामक गांव का मुखिया बन गया है। अब इस मुखिया का काम होता है कि पूरे गांव का विकास करना है, हर जाति हर समुदाय के लोगों का विकास करना है। मान लीजिए क्या है, इतना तो विकास किए लेकिन आधा विकास नहीं किए, तो क्या ये गांव पूरा विकास हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बल्कि विकास करने के लिए पूरे गांव के लोगों को क्या करना? मेल मिलाप करके आगे बढ़ाना। उसको हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास, यानी ऐसा विकास जो समाज में रहने वाले हर लोगों का क्या है? समान रूप से विकास किया जाए। मान लीजिए सरकारी कोई योजना आया, सभी समान लोगों को बराबर अधिकार दिया जाए, समझ बात को, उसको बोलते हैं समावेशी विकास। यानी ऐसा विकास जिसमें समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, हर तबके के लोगों को क्या किया जाए? समान रूप से आगे बढ़ाया जाए, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर लोगों को क्या किया जाए? आगे बढ़ाया जाए। उसी को हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास बोलते हैं। तो ये तीनों डिफिनेशन पूछता है एग्जाम में, खास करके विशेष तौर पर ये तीनों डिफिनेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। अब देखिए, एक डिफिनेशन और है, लेकिन इस डिफिनेशन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले फिर से क्या करते हैं? आगे बढ़ लेते हैं। बस यही लिखा हुआ समावेशी विकास, जो हम आपको क्या किया पहले बतला दिए। समावेशी विकास के बारे में जान लिए ना?
चलिए, यह है सतत विकास। इस सतत विकास के बारे में भी हम लोग बात कर लिए कि सतत विकास जरूरी होता है। समझे बात को? जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, कोयला वगैरह है, जो हमारी भी जरूरत को पूरा करता है, आने वाले नस्ल की भी जरूरत को पूरा करे। ये पंचवर्षीय योजना है जिसको हम पहले भी बतला दिए, है ना। अब देखिए, ये है पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1900 यहाँ लिखा 61 से क्या लिखा हुआ जी? अच्छा, ये 7वीं है ना। हम लोग तीसरा पंचवर्षीय योजना, 7वीं को याद नहीं रखना, बस 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, ये भी हमने आपको क्या किए हैं, बतला दिया पहले से ही। मौद्रिक विकास प्रणाली आपको चर्चा हमने क्या की है, कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए, अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट पर बात करते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे दिया है एटीएम वगैरह के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का क्या था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद क्या हुआ, है ना। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था, इसके बाद क्या हुआ, है ना, दौर आगे बढ़ते चले गया। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया। कौन सा प्रणाली? मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया, है ना। मौद्रिक विनिमय प्रणाली बोलते हैं इसको। अच्छा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बाद क्या होता है, हम लोग अगर बात करेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बाद, इसमें मुद्रा का जमाना आता है। लेकिन देखे होंगे कि सबसे पहले जो बैंक का शुरुआत हुई, तो बैंक में क्या होता था कि पहले आपको एक पासबुक दिया जाता था, है ना। पासबुक था, पहले ध्यान दीजिए कैसे कैसे आगे बढ़ा। पासबुक देता था, लेकिन इस पासबुक लेकर के जाते थे बैंक में, आपको क्या करता था, रुपया निकल कर दे देता था। लेकिन इससे क्या हुआ, चोरी चपाटी ज्यादा होने लगा। तो सबसे ज्यादा जो है ना परेशानी किसमें था, वस्तु विनिमय प्रणाली में। कठिनाइयां थी, इसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां थी जी। मान लो जो हमको जमीन बेच करके ये दिल्ली जाना था, तो लोग क्या करता, वस्तु ही नहीं देता। समझे बात को? इसलिए परेशानियां थी। तो इस परेशानियों को दूर करके मौद्रिक विनिमय प्रणालियां, जहां गेहूं लेकर के मुद्रा लेते थे और मुद्रा देकर के क्या करते थे, गेहूं खरीदते थे। ये भी परेशानियां थी। इसके बाद बैंक का शुरुआत होता है। बैंक में सबसे पहले लोगों को पासबुक दिया, इसके बाद पासबुक को आगे बढ़ाया। तो इसके बाद जो है ना, लोगों को और थोड़ा हल्का करने के लिए यहाँ पर देता है क्या चीज, चेक देता है। समझे बात को? नाम सुने होंगे, चेक देता है। चेक में क्या करते थे, लिख देते थे 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया जाकर के कोई लोगों को भेजते थे, और खड़े रहता तो वो दे देता था, साइन कर देते थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये था कि कोई लोग हमारा साइन का प्रैक्टिस करता था। समझे बात को? आप चोरी चुपे से आपका क्या करता, चेक लेकर के वो साइन कर लेता, वो रुपया ले लेता था। इसमें भी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा परेशानी। अभी तो नहीं है, पहले बहुत ज्यादा होता था। समझे बात को? कई लोग तो ऐसे होता था, किसी का साइन बार बार प्रैक्टिस करता था, ये याद रखेगा। तो उस प्रैक्टिस करने के बाद वो अपना इसका किसी तरह चुरा करके चेक एक पेज लेकर के चले जाता, यानी तो इसका बच्चा भी होता था। तो इससे परेशानी बचने के लिए सरकार ने क्या किया, है ना, इससे दूर होने के लिए सरकार ने क्या करता है, एटीएम देता है ना। एटीएम का फुल फॉर्म आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एक स्वचालित मशीन होता है जो खुद को चलता है, 24 घंटा रुपया निकालने और रुपया भेजने की सुविधा प्रदान करती है। कौन? एटीएम। लेकिन एटीएम में क्या होता था, एक गुप्त पिन होता था, जिस पिन के बारे में आपको ही मालूम होता था। लेकिन कभी किसी को बतला दिए तो ये एटीएम लेकर के जाता था, रुपया निकाल लेता था। लेकिन एटीएम क्या था, परेशानियां का जड़ थे, ये याद रखिएगा। मान लीजिए क्या कि गांव वगैरह में एटीएम आज भी नहीं है सुविधा, पहले तो था ही नहीं। तो लोग क्या करते थे, किसी को रुपया की जरूरत पड़ता था तो लोगों को जो है ना सुबह सुबह जाना पड़ता था और लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन हमारे देश के जो सिस्टम है वह आगे बढ़ा। इसके बाद क्या करता है, यानी फोन पे की शुरुआत कर देता है। याद रखिएगा, फोन पे जो बहुत अच्छा है, फोन पे, गूगल पे, ये सब है क्योंकि सबके जेब में ही क्या होता है, अब जो है बैंक वगैरह होना शुरू हो गया। ये फायदा होता है। समझे बात को? इस तरह का है, बस यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, उनको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? आगे ये मौद्रिक प्रणाली का संक्षेप में है, उसको हम लोग बता भी दिए थे। अब आइए बिहार के बारे में थोड़ा सा जो जानते हैं। बिहार के एक गांव की कहानी है कि किस तरह के ये गांव आगे बढ़ा है, डेवलप किया है। इस गांव से रिलेटेड बात है, तो इस गांव से हम लोगों को जानना है नहीं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ क्या, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय है और एक प्रति व्यक्ति आय है। हालांकि ये दूसरा चैप्टर में आ जाएगा, लेकिन तब फिर भी समझ जाइए राष्ट्रीय आय क्या होता है। देश की कुल आय को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। देश की कुल आय को बोलते हैं क्या चीज, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बोलते हैं। मान लीजिए हम लोगों का एक देश है, इसमें भी कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है, तो जितना रुपया होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल
इनकम बोलते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है। देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और एक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? आप देश की कुल आय को, ध्यान दीजिएगा, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। मान लीजिए हमारे देश में 100 रुपया है। अब 100 रुपया है ना, देखो ध्यान दो, 100 रुपया है और 50 व्यक्ति है तो कितना रुपया का पड़ेगा अब जानते होंगे। इसमें भाग दे दीजिएगा, तो भाग देंगे कितना रुपया पड़ेगा, तो दो रुपया का पड़ता है। तो वही 2 रुपया क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। यानी देश की कुल जनसंख्या को, समझे बात, देश की कुल आय से भाग देने पर जो भागफल आएगा तो उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। अच्छा, किसी देश में ज्यादा जनसंख्या होगा कि ज्यादा रुपया होगा, तो याद रखिएगा, जाहिर सी बात है ज्यादा हमारे देश में रुपया होता है, लोगों की संख्या कम होता है। किसी भी देश में जाइएगा तो यही है कि देश की कुल जनसंख्या को देश की कुल आय से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में सबसे पहले पता लगाया था, उसका नाम था दादा भाई नौरोजी, है ना। 1868 ईस्वी को, है ना, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था प्रति व्यक्ति आय, जहां 20 रुपया व्यक्ति पर व्यक्ति के बारे में बताया था 1868 ईस्वी को। यह लिखाया जाएगा दादा भाई नौरोजी नामक व्यक्ति है। उनका एक किताब है, उस किताब में लिखे थे ना, ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया नामक किताब था। इसी किताब में उन्होंने सबसे पहले क्या है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में पता लगाया था दादा भाई नौरोजी। तो समझ में आई बात को कि राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, उनके बारे में जब पीपीटी में भी पढ़ा देंगे आपको, एक बार लिख करके अच्छा से डिफिनेशन, यही लिखा हुआ, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या है ना। समझ में आई बात को। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से समझते चलते हैं। अब अगला पार्ट आइए, यहां समझिए। अब क्या होता है, किसी भी देश में रुपया है या नहीं है, तो आप यहां सुनो, कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है, उनके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। सुने हो ना कि कोई देश गरीब है, कोई देश अमीर है ना, तो उनके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। तो यहां हम लोगों को एक पॉइंट को समझना है। एक पॉइंट क्या है कि एक है व्यक्ति है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, है ना, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, है ना, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। यह बात हमें क्या करना, याद रखना। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है जिसका नाम होता है डॉक्टर महबूब उल हक होते हैं। क्या नाम है, डॉक्टर महबूब, है ना, डॉक्टर महबूब उल हक नामक व्यक्ति है। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है। उन्होंने क्या किया कि दुनिया के अमीर और गरीब देश के बारे में पता लगाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अमीर और गरीब की पता लगाने के लिए 1990 ईस्वी को उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी का पता लगाया। यूएनडीपी का फुल फॉर्म में क्या होता है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म मतलब यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके माध्यम से दुनिया का अमीर और गरीब के बारे में पता लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्या कि जिस देश में 3 बात को याद रखने के लिए कहा था। पहला बात है कि जिस देश का जो है ना, पहला है कि साक्षरता स्तर बेहतर हो, है ना, शिक्षित लोग हो, वह देश क्या कहलाएगा, अमीर कहलाएगा। पहले कहा कि जिस देश में शिक्षित होगा वह देश अमीर कहलाएगा। दूसरा में कहा कि आवश्यकता के अनुसार संसाधन होना जरूरी है, आवश्यकता के अनुसार, है ना, आवश्यकता के अनुसार, ध्यान दोगे, आवश्यकता के अनुसार, है ना, संसाधन होना जरूरी है, तो वह देश क्या कहलाएगा, अमीर कहलाएगा। इनके बाद तीसरा में कहा क्या, तीसरा में यह कहा कि जो है ना वहां के लोगों का जीवन प्रत्याशा बेहतर हो, जीवन प्रत्याशा बेहतर हो, यानी उनका जो है ना अच्छा जिंदगी गुजर बसर हो, बीमारी से मुक्त हो, वह देश क्या कहलाएगा, अमीर कहलाएगा। तो देखा कि इसमें जो है ना सबसे ज्यादा अमीर देश में मिला वर्तमान समय में, इसका नाम रहा आइसलैंड, जबकि आपके बुक में नॉर्वे दिया होगा, आइसलैंड मिला, है ना। तो पहला नंबर में जो आया सबसे ज्यादा अमीर में, तो वह देश का नाम था आइसलैंड। क्या नाम है, आइसलैंड, स्टूडेंट, है ना, आइसलैंड। दूसरा नंबर में आता है क्या, एक देश का नाम होता है स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। आपके बुक में पहला नॉर्वे, दूसरा स्विट्जरलैंड। तीसरा में क्या होता है, तीसरा में होता है नॉर्वे,
है ना। ये तीनों देश क्या हुआ, अमीर देश के श्रेणी में आया। जबकि सबसे गरीब देश के अंतर्गत कौन आता है, तो इसका नाम होता है दक्षिण सूडान, है ना। दक्षिण सूडान वह देश सबसे ज्यादा गरीब में आता है। दक्षिण सूडान नामक देश है, वह सबसे ज्यादा क्या होता है, गरीब देश के श्रेणी में आता है। क्लियर है, तो यह बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, भारत कितना, पूरी दुनिया में लगभग 193 देश है, तो भारत का नंबर कितना था, तो भारत का नंबर 130वां नंबर में है, सॉरी 130वां नंबर में आता है अमीर में। तो इस प्रकार क्या करता है, सबसे पहले पता लगाने वाला जो व्यक्ति है, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक। जब इसके बारे में पता लगाया तो हमारे व्यक्ति, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, हालांकि बेचारे इस दुनिया में नहीं है, इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब दुनिया के अमीर और गरीब देश के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है, तो ऐसी परिस्थितियों में भारत का भी तो अमीर और गरीब पता लगा सकते हैं कि भारत का कौन सा राज्य अमीर है, कौन सा राज्य गरीब है। तो ऐसी स्थिति में देखा कि भारत के वैसे राज्य जहां पर आवश्यकता के अनुसार संसाधन है, भारत के वैसे राज्य जहां पर साक्षरता अधिक है, भारत के ऐसे राज्य जहां पर अमीर यानी लोगों का जो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, तो देखा कि वह राज्य का नाम मिला पहला नंबर में केरल मिला, दूसरा नंबर गोवा, तीसरा नंबर पंजाब में मिला। यानी 3 देश, 3 राज्य मिला पहला नंबर में। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या करता है, पहले इस संस्था के बारे में बतला देते हैं। NHDR बोलते हैं, है ना, NHDR। उन्होंने क्या किया, एक NHDR बनाता है 2002 ईस्वी को। कहाँ बनाते हैं, नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में क्या करता है, NHDR बनाते हैं। इस NHDR के माध्यम से पता लगा कि भारत के कौन सा राज्य अमीर है, कौन सा राज्य गरीब है। तो देखा क्या, सबसे पहले नंबर में कौन आता है, तो इनका नाम होता है केरल होता है ना। केरल जो ना भारत के सबसे अमीर राज्य है। दूसरा में मिला क्या चीज, गोवा भारत के सबसे अमीर राज्य है। तीसरा में मिलता है क्या है, कि पंजाब भारत के सबसे अमीर राज्य है। यानी इन तीनों राज्य के पास क्या है, आवश्यकता के अनुसार संसाधन है ना। आवश्यकता के अनुसार संसाधन होता है, आवश्यकता के अनुसार इस देश में संसाधन भरा पड़ा हुआ। दूसरा में कहा कि इस देश में साक्षरता अधिक अच्छा है, साक्षरता जो है ना, पढ़े लिखे लोग बेहतर है। तीसरा में देखा कि यहाँ जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है यहाँ के लोगों का जो है ना उम्र बेहतर है। समझे बात को, इस तरह देखा कि भारत का सबसे अमीर राज्य है। लेकिन वैसे ही भारत का सबसे गरीब राज्य कौन मिला, तो याद रखिएगा, भारत के जो सबसे गरीब राज्य मिलता है वो भारत के 5 राज्य होता है, जिसे हम लोग बीमारू बोलते हैं शॉर्ट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमारू के नाम से जानते हैं, BIMARU, बीमारू, यानी BIMARU। BI से होता है बिहार, जो भारत के सबसे गरीब राज्य मिला। दूसरा भारत का गरीब राज्य है, इसका नाम होता है मध्य प्रदेश, भारत का गरीब राज्य मिला। तीसरा भारत का जो गरीब राज्य होता है, इसका नाम असम होता है। चौथा भारत का जो सबसे ज्यादा गरीब राज्य होता है, इसका नाम होता है राजस्थान। पांचवा भारत का जो सबसे ज्यादा गरीब राज्य होता है, इसका नाम होता है उड़ीसा। उड़ीसा या नहीं तो कभी कभी क्या होता है, उत्तर प्रदेश भी देता है। इस बात को भी हमें याद रखना है। इसी को बोलते हैं बीमारू। यहाँ से सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आती है, तो बीमारू BIMARU। BI से होता है बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश या उड़ीसा होते हैं। तो इस प्रकार भारत के अमीर और गरीब के बारे में पता लगाया। क्लियर हो स्टूडेंट, आप उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ में आ गया है। तो चलिए, इसको समझ में आ गया है तो उनको मापते हैं कैसे, इसको HDI से मापते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रैंक कितना नंबर में आया, तो ये रैंक वगैरह है कि नॉर्वे पहला रैंक में है, समझ बात को, ये सब रैंक वगैरह होता है। अब चलो हम लोग राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट भी बता दिए। अब इसको समझो, थोड़ा आधारिक संरचना क्या है ना। आधारिक संरचना जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ना है आपको, बाकी रीडिंग वगैरह है, इसमें कुछ पॉइंट वगैरह नहीं छूटेगा। अब एक है आधारिक संरचना। इस आधारिक संरचना को हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले इसको समझो, मान लीजिए एक गांव है, उस गांव को याद रखो, हम एक गांव का नाम बतला देते हैं, आधारिक संरचना, है ना। यहाँ से हम लोग हटाते हैं, यहाँ लिखो, समझते हैं। आधारिक संरचना है, हम अच्छा से क्या करते हैं, इसको समझा देते हैं। आधारिक संरचना लिखा होता, आधारिक संरचना होता है ना, आधारिक संरचना। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। मान लीजिए ये गांव है, इस गांव के लिए सबसे पहले किसी गांव को डेवलप करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, क्या उस गांव में पहले हम क्या करेंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, क्या वो गांव डेवलप होगा, नहीं होगा। गांव डेवलप करने के लिए सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी जरूरत होता है। जैसे कोई स्टूडेंटों को मैट्रिक पास करने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे क्लास से क्या करता है, उनको नॉलेज लेकर के मैट्रिक में आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जोड़ घटा जानते ही नहीं मैट्रिक में आ गए, कहीं ना कहीं वो फ्लॉप हो जाएगा, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वैसे ही कोई गांव को डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि बेसिक उनको क्या है, जरूरत है,
सबसे बात को कोई गांव को डेवलप करने के लिए सबसे पहले बिजली की जरूरत होती है ना। उस गांव में बिजली होना चाहिए। किसी गांव को डेवलप करने के लिए उस गांव में क्या होना चाहिए, स्कूल कॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं स्टूडेंट? स्कूल कॉलेज होना चाहिए, है ना। स्कूल कॉलेज होना चाहिए। कोई गांव को डेवलप करने के लिए पानी यानी शुद्ध पानी की व्यवस्था होना चाहिए, है ना। कोई शुद्ध पानी यानी शुद्ध जल की व्यवस्था होना चाहिए। कोई गांव को डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या है, स्कूल कॉलेज हो गया, यहाँ अस्पताल की व्यवस्था होना चाहिए, है ना। अस्पताल की व्यवस्था होना चाहिए। कोई गांव को डेवलप करने के लिए यहाँ पर सड़क व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। तब क्या होगा, ये गांव डेवलप कर सकेगा। नहीं तो डायरेक्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर एयरपोर्ट बना देते हैं, कहीं ना कहीं वो फ्लॉप हो जाएगा, जाना आने जाने का रास्ता ही नहीं होगा, वो गांव डेवलप कराएगा नहीं कराएगा। तो वही होता है आधारिक संरचना बोलते हैं। तो आधारिक संरचना का मतलब होता है किसी भी गांव या शहर को विकास करने के लिए जो बुनियादी जरूरत होता है, उसी बुनियादी जरूरत को हम लोग क्या बोलते हैं, आधारिक संरचना बोलते हैं। जैसे आप सुने होंगे खास करके जो ना पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो ना दिल्ली का, उन्होंने कहा था कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हैं। तो किसी भी गांव या किसी भी शहर किसी भी राज्य को डेवलप करने के लिए वहां पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आधारिक संरचना की आवश्यकता है। आधारिक संरचना को प्रोग्रेस करना चाहिए, तभी वो गांव डेवलप कर सकता है, वरना वो डेवलप नहीं कर सकता। समझे बात को? यानी आधारिक संरचना का मतलब होता है जो बुनियादी जरूरत है, उसी बुनियादी जरूरत को क्या करना है, आधारिक संरचना हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आधारिक संरचना आपको समझ में आ गया बात को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिहार के बारे में जानेंगे। देखिए बिहार के बारे में जानते हैं, यहाँ पढ़ेंगे क्या कि बिहार आखिर क्यों पिछड़ापन है, बिहार आखिर पिछड़ापन को कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन बिहार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बिहार के बारे में यूं कहा गया कि वह बिहार जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी थे, जहां लोग क्या क्या पढ़ लिख करके पूरी दुनिया के लोग आते थे बिहार पढ़ने के लिए, लेकिन आज वह बिहार क्या है, एजुकेशन में पीछे है। समझ भाई बात को? वह बिहार जहां गांधी जी सबसे पहले क्रांति किए थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को, वह बिहार पीछे है। वह बिहार जिन्होंने सबसे पहले क्या करता है, राष्ट्रपति देते हैं भारत का, लेकिन आज वह बिहार क्या है, पीछे है। समझ माई बात को? वह बिहार जिन्होंने सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे देश के संविधान बनाने वाले जो है ना अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार की धरती से ही पैदा हुए थे, लेकिन आज वह बिहार पीछे है। समझ बात को? वह बिहार जहां पर क्या होता है कि गौतम बुद्ध यानी भारत के जो 3 धर्म गौतम बुद्ध हो, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, लेकिन आज वो बिहार पीछे है। सिख धर्म के बारे में कहा गया है, इसके बाद जैन धर्म के बारे में कहा गया है कि बिहार में उनका धार्मिक केंद्र है, लेकिन आज वो बिहार पीछे है। समझ बात को? वह बिहार जिन्होंने सबसे पहले लोगों को राजनीति के बारे में समझाया, लोकतंत्र के बारे में परिचित करवाया, गणतंत्र के बारे में परिचित करवाया। बिहार के लिच्छवी गणतंत्र का नाम सुने होंगे, लेकिन आज वो बिहार क्या है, पीछे है। वह बिहार जहां पर क्या हुआ, अनेक ऐसे ऐसे नेता दिए, जन्म दिए, लेकिन बिहार पीछे है। समझ में आई बात को? यही बिहार के बारे में कहा गया है कि जहां पर कुंवर सिंह थे, जहां गुरु गोविंद सिंह के जन्म हुआ, जहां पर ज्ञाना देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ, जहां पर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे, जहां शारदा सिन्हा का नाम सुने होंगे जिन्होंने छठ पर्व का गाना प्रसिद्ध गाए थे, लेकिन वह आज बिहार पीछे है। तो पीछे होने का क्या क्या कारण है, उन कारणों को भी हम लोग जानते हैं। एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, अशोक सम्राट, जिन्होंने क्या करते हैं, किसी से डरा नहीं। शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे जिन्होंने मुगल सल्तनत की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिए थे, वह बिहार के रहने वाले थे, लेकिन आज वह बिहार पीछे है। आखिर पीछे क्यों है, उनके चलिए कारण, एक एक कारण को हम लोग जानते हैं। बिहार में अशांति भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है बिहार के पिछड़ेपन का कारण लिखा हुआ है ना। समझ में आई बात को? बिहार के पिछड़ेपन का कारण है, तो बिहार के पिछड़ेपन का क्या क्या कारण है उनको जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि बिहार का जो पिछड़ेपन का पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, है ना, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए बिहार का जो पिछड़ापन का आखिर बिहार पीछे क्यों चला गया, इसका कारण है, यह सब 5 नंबर का सवाल बनता है इकोनॉमिक्स में कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखे होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रोथ रेट है ना, ज्यादा से जो वृद्धि हो रहा है वो बिहार में है सबसे ज्यादा। हालांकि भारत में देखेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, लेकिन ग्रोथ रेट जो है ना, वृद्धि रेट है, वो बिहार में है। आप देखे होंगे एक एक परिवार के लोगों को जो है ना 7-8 बच्चे होते हैं। आप देखे होंगे कि किसी छोटे परिवार है वो अच्छा बेहतर रूप से खिला सकते हैं, जब बड़े परिवार हो वो बेहतर रूप से नहीं खिला सकते। तो बिहार का सबसे बड़ा पिछड़ापन का कारण है क्या, अत्यधिक तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। यही लिखा हुआ, बिहार की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि बिहार में संसाधन सीमित है। ऐसी स्थितियों में क्या है, उनका भरण पोषण करने के लिए उतना संसाधन नहीं है, इसी वजह से बिहार आज पीछे चलते चले जा रहा है। इसके बाद नंबर 2 है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का मतलब बतला भी दिए कि बिहार में आज भी कई ऐसे गांव जाइए जहां बिजली हो, जहां पानी हो, जहां सड़क हो, जहां अस्पताल हो, जहां स्कूल कॉलेज हो, उनकी क्या है, कमी है। इस वजह से बिहार जो है ना पीछे है। समझ में आई बात को?
ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तीसरा में है, देखिए यहाँ पर कृषि का निर्भर है ना, कृषि पर क्या है, निर्भर है बिहार के अधिकांश लोग। तीसरा पॉइंट है कृषि पर निर्भर है बिहार के अधिकांश लोग, क्या खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है। आप जानते होंगे, जान करके थोड़ा सा हैरत होगा कि बिहार के, मान लीजिए यहाँ से क्या होता है, किसान पंजाब दिल्ली जाते हैं और वहां के किसान क्या होता है, काम कर करके घर भी रुपया भेज देते हैं, घर भी बना लेते हैं, अपने बच्चा को पढ़ाते हैं, लेकिन वही किसान बिहार में रह करके उतना ही खेती जो है ना बिहार में कर करके, वो बिहार में रह करके अपना परवरिश बेहतर रूप से नहीं पाल पोष सकते हैं, और अपना घर को भी जो ना नहीं बना सकते, अपना बच्चा को भी नहीं पढ़ा सकते। कारण क्या है कि बिहार में सरकार ने क्या करता है, अनाज का भी रेट जो ना जब ज्यादा उत्पादन होता है कम कर देता है। इसके बाद बाहर में सप्लाई करने का सुविधा नहीं होता है, सरकार ने क्या करता है, सिंचाई व्यवस्था में हमसे टैक्स लेता है, जमीन से टैक्स लेता है, यूरिया वगैरह से ज्यादा टैक्स लेती है। लेकिन जबकि वही चले जाइए पंजाब वगैरह, उत्तर हरियाणा वगैरह, वहां पर सरकार ने क्या करता है, खुद ब खुद लोगों को कहता है खेती भरने के लिए प्रेरित करता है। तो वही लोग, हम इस वजह से बिहार हमारा क्या है, पीछे है। समझ में आई बात को। आगे आइए, बिहार के पीछेपन का अगला कारण है, चौथा कारण, देखिए बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। आपको हम पहले भी पढ़ाए हैं, बिहार में क्या है, बाढ़ तथा ये सुखाड़ से क्षति। देखिएगा, मान लीजिए ये बिहार का नक्शा है, समझे बात को, ये बिहार का नक्शा है। अब बिहार के बीचों बीच से क्या करता है, एक नदी गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं गंगा नदी, और ये बिहार को दो भाग में बांटती है। ऊपर वाला भाग को बोलते हैं उत्तरी बिहार, नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में क्या है कि इस साइड में नेपाल पड़ता है, बहुत सारी नदियां आती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत बारिश होने के कारण इस इलाका में पूरी तरह से जलमग्न कर देता है, पूरी तरह से पानी कर देता है, जिसकी वजह से जो धान रोपाई का समय होता है, पूरे खेतों में क्या करता है, धान लगा हो रहता है, पानी चले जाता है, जिस वजह से पूरी तरह से फसल क्या होता है, नष्ट हो जाती है। समझ में आई बात को। थोड़ा सा कव्वाली भी सुन, अगर आवाज आता होगा तो समझे। तो ये पूरी तरीके से क्या होता है कि जो है ना पूरा सैलाब पानी ला करके रख देता है, ये भी कारण रहा। समझ बात को। इसके बाद इस साइड में आप देखे होंगे झारखंड है, जबकि इस वाला भाग हमेशा क्या करता है, सूखा रहता है, सूखा रहता है। तो यही है कि बिहार का गरीबी होने के कारण है कि बिहार एक तरह से पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित होता है, दूसरा क्या होता है, सूखा से ग्रसित होता है। तो ये भी कारण है, हालांकि सरकार इस पर दिमाग लगाना चाहिए, और सरकार जब दिमाग लगाए तो हो जाएगा, नेपाल सरकार से बात किया जाए। समझे बात को। अगला ये यह सब देखिए तस्वीर दिया गया है। अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। अच्छा, दुख की बात है कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन है। औद्योगिक पिछड़ापन का मतलब होता है कि बिहार में एक भी फैक्ट्री कारखाना नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात। पूरी बिहार घूमिएगा, यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाना का अभाव है। वहां के लोग क्या करते हैं, मजदूर यहाँ की जो है ना मेहनती इतना मजदूर है कि भारत के कई ऐसे राज्य जाते हैं जहाँ के राज्यों को अमीर बना दिए, लेकिन वो खुद के राज्यों को अमीर नहीं बना पाए, गरीब है। कारण है कि बिहार के अच्छे अच्छे मजदूर बेचारे क्या करते हैं, बिहार में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है ना उनके हिसाब से रुपया मिलता ही नहीं था, मिलता ही नहीं। ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, अब भारत के अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। तो बिहार में एक भी फैक्ट्री कारखाना नहीं है। और दूसरी बात है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या कहता है, झारखंड का निर्माण होता है, और सारा जो है ना फैक्ट्री कारखाना वाला जगह, सारा जो है ना कोयला वाला जगह, वो क्या करता है, झारखंड के हिस्सा में चला जाता है। इस वजह से बिहार क्या होता है, गरीब हो जाता है। समझ में आई बात को। आगे आइए, खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था समझते हो। खराब विधि व्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ का जो ना सिस्टम भी खराब है। बिहार की जो सिस्टम है ना खराब है, लिखा हुआ ना, किसी भी देश के राज्य के लिए शांति व्यवस्था जरूरी होता है, लेकिन बिहार में कई वर्षों तक कानूनी व्यवस्था फेल्यूर साबित हो रहा। इस वजह से वहाँ शांति भंग हो रही है। वहाँ की जो अधिकारी पदाधिकारी वगैरह बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। लोगों को जो ना कोई भी काम करवाइए तो रुपया देकर के ही काम होता है। समझ में आई बात को। इस वजह से बिहार का पिछड़ापन का ये कारण है। और यह कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन, एक्टिव प्रशासन है ही नहीं। जो लोग आते हैं सोच करके चले जाते हैं। समझे बात को। जिस भी राज्य से आते हैं सोचना चाहिए कि बिहार को हमें अमीर बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनका भी मन में नहीं रहता है। आगे ये बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय बात करते हैं। उपाय क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक कथन कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है। अर्थात भारत का विकास करना होगा तो पहले बिहार का विकास करना होगा। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जनाब एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। तो उन्होंने कहा करके वो चले गए इस धरती से। समझ बात को। तो चलिए, क्या है बिहार के पिछड़ेपन का कारण है, दूर कैसे कर सकते हैं। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या, पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा। पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगा, यहाँ लिखा हुआ, राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है, यानी एक दो बच्चे पर गैप कर देना।
3 साल 4 साल के लिए गैप कर देना। इससे क्या होता है कि महिला की भी स्थिति ठीक रहती है, बेचारी जो है ना वो उनको भी जो है ना ताकत बना हुआ रहता है, नहीं तो वो बीमारी से ग्रसित हो जाती है। उसी को बोलते हैं परिवार नियोजन, यानी 2-3 बच्चे यानी 1-2 बच्चा में क्या करना, लंबे समय के लिए गैप देना होता है, उसको परिवार नियोजन बोलते हैं। इनके अलावा बहुत सारी जो है ना प्रक्रिया है जिससे आप जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं। समझे बात को, आप तो खुद ब खुद जानते ही होंगे। क्या लिख दीजिएगा कमेंट में क्या। अगला ये क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण करिए। बाढ़ पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो बिहार के विकास एक बहुत बड़ा बाधक जो है ना बाढ़ है। फसल की हर बार क्या होता है, क्षति हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, जान माल की काफी क्षति हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को करना क्या चाहिए कि बिहार के आर्थिक अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए नेपाल सरकार से हमें क्या करना है, सहयोग से बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे सूखे की चपेट में होता है, इस वजह से भी बिहार क्या होता है, गरीब की चपेट में आ जाता है। तो ये भी कारण बनता है, तो उसको भी हम लोगों को क्या करना है, जानना है। समझ में आई बात को, चलिए है ना। इसके बाद क्या है, आधारिक संरचना का विकास करना होगा। आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है, हम बतलाए थे कि बिहार को विकास करने के लिए उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा। यानी बिहार को विकास करने के लिए पहले बिजली की सुविधा देनी चाहिए, सड़क अस्पताल बनाना चाहिए, स्कूल कॉलेज बनाना चाहिए, तो बिहार का विकास इस तरह हो सकता है। इनके अलावा उद्योगों का विकास है ना, उद्योगों का विकास, बिहार का उद्योग वगैरह हो ना, उद्योग फैक्ट्री कारखाना, हालांकि सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में फैक्ट्री कारखाना लगाना चाहिए। हर राज्य जिला में फैक्ट्री कारखाना लगाना चाहिए। 38 जिला है, 38 जिला में लोगों को क्या है, 1000, 2000, 3000 लोग काम तो कर सकते थे फैक्ट्री कारखाना में। तो कुछ लोग तो अररिया में या पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में तो लोग रह सकते थे ना, लेकिन क्या है, एक भी फैक्ट्री कारखाना नहीं। इसके बाद गरीबी को दूर करना चाहिए। समझे बात को, एक व्यक्ति है, किसने कहा था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अगर आप गरीब है ना तो आने वाला नस्ल भी आपका गरीब हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब हम भी गरीब है तो हमारे नस्ल होगा ना, तो आने वाला वो गरीब ही होगा। हाँ, बाद में वो क्या करेगा बेचारा, पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएगा, वो अलग मामला है, लेकिन वो पहले क्या होगा, गरीब पैदा होगा। समझ, ये कथन किसने कहा था, और एक व्यक्ति ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है, अर्थात अगर समाज में गरीब हुआ तो पूरी तरह से गरीब हो जाता है। तो ये गरीबी को हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, और बिहार में शांति व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए। शांति व्यवस्था का भी हमें क्या करना चाहिए, स्थापना करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे देश राज्य खास करके अमीर हो सकते हैं। शांति व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए, यही सब लिखा हुआ है। इसके बाद केंद्र से अधिक रुपया मिलना चाहिए। केंद्र से क्या है, अधिक से अधिक रुपया देना चाहिए सरकार को, ताकि जो है ना देश हमारा आगे बढ़ सके, हमारा राज्य आगे बढ़ सके, बिहार खास करके, और स्वच्छ ईमानदार होना चाहिए। तो ये भी सब है। इसके बाद और कुछ नहीं, यहाँ से ये सब 10 पॉइंट है, इसका कोई जरूरी नहीं है। आगे आइए, अब चलो हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। चलिए यहाँ से 2-3 पॉइंटों को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ ध्यान दो, देखो बिहार में अधिकांश लोग क्या है, गरीब है, आप जानते होंगे बिहार में सबसे ज्यादा गरीब है। तो सरकार ने क्या किया, गरीबी को दूर करने के लिए एक योजना बनाया था। अब ग्रामीण स्तर पर यह योजना चलता भी है, देखे होंगे। और एक होता है एपीएल और एक होता है बीपीएल, है ना। एपीएल एबो पोवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पोवर्टी लाइन, है ना, यानी गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर। भारत में कहा कि जिनके पास न्यूनतम यानी घर, मकान, कपड़ा, शिक्षा नहीं हो, वो लोग गरीब हैं, अर्थात उनके पास बीपीएल कागज होना चाहिए। और जिनके पास ये सब है, सुविधा है, घर है, मकान है, कपड़ा है, शिक्षा है, तो उनको एपीएल कार्ड लेने की सुविधा दिया था। लेकिन क्या है, बड़े बड़े हम लोगों का ग्रामीण स्तर पर देखोगे कि अमीर लोग ही क्या क्या बीपीएल में नाम लिखवा लिया है। समझे बात को, कहीं ना कहीं ये फ्लॉप जा रहा है। सरकार बेचारा क्या करते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, ये याद रखना है। तो ये सभी पॉइंट है। इसके बाद कहा कि एक ग्रामीण स्तर पर रहने वाले लोगों को क्या किया है। अच्छा, इसको बाद में पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए एक योजना भी बनाया था, जिसका नाम होता है नरेगा। नाम सुने होंगे, नरेगा, NREGA, नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म में क्या होता है, नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल, है ना, नेशनल होता है रूरल, है ना, रूरल, और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, गारंटी ए से होता है एक्ट। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम कब बनाया जाता है, 2005 ईस्वी को। भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह।
है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह बेचारे ने क्या किया कि कहा कि हम भारत से गरीबी दूर करवाएंगे। तो गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ईस्वी को बनाया था। बाद में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर देता है 2009 ईस्वी को। इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि साल में 365 दिन होता है, जानते होंगे। उनमें कहा कि हम 100 दिनों को रोजगार देने का काम करेंगे। कितने दिनों का? 100 दिनों को रोजगार। बस यहाँ से यही पॉइंट आएगा। इसके बाद कहा कि एक ग्रामीण मजदूरों को या ग्रामीण में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी, कैलोरी बोलते हैं ऊर्जा को मापने वाला एक सिस्टम होता है। कहे कि एक गांव में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक शहर में रहने वाले लोगों को कम से कम 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहाँ 2400 और कहाँ 2100। कहा कि क्यों सा ये गांव के लोगों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है? क्योंकि गांव के लोग शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, समझ बात को, जबकि शहर में रहने वाले लोग मानसिक रूप से कार्य करते हैं। इसलिए उनकी तुलना में उन्हें क्या करना चाहिए, कम ऊर्जा होना चाहिए, गांव के लोगों को ज्यादा होना चाहिए। बस सारा पॉइंट हम आपको क्या किए हैं, पढ़ा दिए हैं। अब इस पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, एक एक करके समझिए, चलते चलिए। नरेगा मनरेगा है ना। चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक रह लेंगे। बाकी जहां आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार क्या कीजिएगा, बतलाने की कोशिश कीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, आप जानते होंगे। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। इनमें कौन जो है ना, देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, योजना आयोग लागू कब हुआ, ये सब जानते होंगे। अब इसका क्वेश्चन बनाइए। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट ही कीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर का अच्छा तरीके से सुंदर राइटिंग में पीपीटी बना करके फिर से हम आपको पढ़ा देंगे। तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो जो लोग को अच्छा लगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे जो ना ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है, आप जाकर के ऑफलाइन में भी क्लास में जुड़ सकते हैं। बेहतर भविष्य के लिए आप अवश्य जो है ना ऑफलाइन क्लास में जुड़िए, समझ बात को। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखना है। धन्यवाद।